नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल टेक यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सीरीज 18वीं सीरीज लेके। ठीक है, इससे पहले हमने आपको कौन कौन सा चैप्टर करा दिया भाई। आपको इलेक्ट्रिसिटी करा दिया है, फिर हमने आपको अर्थिंग करा दिया है, बैटरी करा दिया है। बहुत सारे चैप्टर हो गए हैं जो बेसिक बेसिक चैप्टर थे। आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन कौन सा चैप्टर का लिए हैं? हमने क्वेश्चन लिया है इलेक्ट्रॉनिक्स से। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अपना पहला क्वेश्चन क्या है? द मेन वर्क ऑफ जीनर डायोड। पहला एक क्वेश्चन जीनर डायोड से दे दिया है। किससे दिया है भाई? जीनर डायोड से। जीनर डायोड, सबसे पहले तो हमें जीनर डायोड का आप सिंबल बताओ कि जीनर डायोड का सिंबल कैसा होता है मेरे भाई। देखिए, जीनर डायोड का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। जीनर डायोड का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये है आपका जीनर डायोड का सिंबल। ये क्या है भाई? ये है आपका सिंबल। करेक्ट, यह हो गया आपका जीनर डायोड का सिंबल। अच्छा, जीनर डायोड का और क्या क्या नाम हो सकता है? तो यहाँ पे दो तीन इसका नाम भी है। तो जीनर डायोड लिख लीजिए कि जीनर जीनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेशन डायोड, वोल्टेज रेगुलेशन डायोड और ब्रेकडाउन डायोड, ब्रेकडाउन डायोड भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो डायोड है, लिखते जाइए दो तीन पॉइंट जो है, ये पॉइंट्स नोट नोट करते जाइए। अब लिख लीजिए कि यह डायोड सर्किट में नहीं, ऐसे लिख लो, यह डायोड रिवर्स बैस में सर्किट में कनेक्ट किया जाता है। सर्किट में कनेक्ट किया जाता है। कनेक्ट किया जाता है। एक क्वेश्चन और आपको जीनर डायोड से पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है एक क्वेश्चन भाई? कि जीनर डायोड का ब्रेकडाउन कितने वोल्टेज पे होता है? तो 6 वोल्ट से नीचे के वोल्टेज पे क्या हो जाता है? इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, ब्रेकडाउन 6 वोल्ट से नीचे के वोल्टेज पे इसका ब्रेकडाउन हो जाता है जीनर डायोड का। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या, द मेन वर्क ऑफ जीनर डायोड इज। जीनर डायोड का मेन वर्क क्या होता है? चलिए हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहले तो हमने आपको जीनर डायोड के बारे में थोड़ा सा बता दिया है। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। टू कीप इनपुट वोल्टेज कांस्टेंट। इनपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखने के लिए क्या? नहीं सर, इनपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखने का क्या मतलब है? ये तो हम सीधे सीधे सप्लाई से दे रहे हैं ना। हम आउटपुट इसका देखना चाहते हैं कि हमारा जीनर डायोड का आउटपुट कैसा है ना। हम ये चीज देखना चाहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन देखिए कि टू कीप आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट। आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट, ये बात कहीं जानी पहचानी सी लग रही है। क्यों? क्योंकि आप एक यहाँ पे पॉइंट देख रहे हैं कि इसको हम लोग और क्या कहते हैं? वोल्टेज रेगुलेटर डायोड। रेगुलेशन मतलब क्या है भाई? कि रेगुलेट कर रहा है ये वोल्टेज को, एक कांस्टेंट वोल्टेज हमें आउटपुट पे दे रहा है ना। यही इसका अर्थ निकल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये आउटपुट पे क्या देगा? कांस्टेंट वोल्टेज देगा। ये बात तो बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट भी देख लेते हैं ऑप्शन। टू कीप सोर्स करंट कांस्टेंट। करंट को कोई इसमें करंट में कोई भी छेड़छाड़ नहीं होती है। ये आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट करता है या फिर रेगुलेट करता है, इसीलिए इसको हम लोग रेगुलेटर डायोड भी कहते हैं या वोल्टेज रेगुलेटर डायोड कहते हैं। या फिर हमेशा कहीं पे ऐसा भी एक क्वेश्चन देता है कि वोल्टेज रेगुलेशन के लिए किस डायोड का यूज किया जाता है, तो वहां पे ऑप्शन आपका हो जाता है जीनर डायोड। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीनर डायोड इज ऑलवेज कनेक्टेड इन विच बायसिंग। जीनर डायोड को सदैव किस बायसिंग में जोड़ा जाता है? अभी हमने आपको बताया इससे पिछले वाले क्वेश्चन में कि जीनर डायोड को हमेशा रिवर्स बायस में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है भाई? रिवर्स बायस में। अच्छा सर, ये फॉरवर्ड और ये रिवर्स और फॉरवर्ड क्या है? ये थोड़ा सा बता दीजिए तो देख लीजिए यहाँ पे।
यहाँ पे देख लीजिए, जब जब डायोड का पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, ठीक है। जब डायोड का पी टाइप कंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। इसे क्या कहेंगे भाई, फॉरवर्ड बायसिंग। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई ना। ये क्या है, ये है हमारा फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। यहाँ पे करंट दिखा दीजिए, यहाँ पे हमारी करंट जा रही है, ठीक है। ये वोल्टेज हो गया कुछ, और यहाँ से ऐसे करंट हमारी फ्लो कर रही है। ये कौन सी बायसिंग है भाई, ये है डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। जीनर डायोड को हमने क्या बताया है, जीनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में जुड़ता है। तो रिवर्स बायसिंग क्या होती है, पहले तो ये चीज समझ लीजिए। तो रिवर्स बायसिंग वह बायसिंग होती है जिसमें जिसमें डायोड का पी टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से और डायोड का एन टाइप सेमीकंडक्टर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रिवर्स बायसिंग। ये हो गया आपका पी और ये हो गया आपका एन, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये कौन सी बायसिंग हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका रिवर्स 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 बायसिंग, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये हो जाएगा आपका रिवर्स बायसिंग। तो अब रिवर्स बायसिंग में करंट किधर से किधर की तरफ बहेगी, तो इसमें जो करंट है वो करंट इधर से इधर की तरफ बहेगी। फॉरवर्ड बायसिंग में तो आपने देखा कि करंट हमारी पी से एन की तरफ आ रही है, लेकिन रिवर्स बायसिंग में करंट किधर से किधर को जाएगी, इधर से इधर की तरफ जाएगी, ठीक है ना। इधर से इधर की तरफ जाएगी, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल बैरियर होगा जो क्या करेगा, जो इस करंट को रोकने का काम करेगा। क्यों, क्योंकि यह रिवर्स बायस है। यहाँ पे हमें करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करवाना है, तो यहाँ पे एक वोल्ट पोटेंशियल बैरियर होता है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6 वोल्ट। किसके लिए, जीनर डायोड के लिए, है ना, जीनर डायोड के लिए। तो जीनर डायोड को हम लोग हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं, हमेशा जीनर डायोड हमारा रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट होता है। रिवर्स बायसिंग क्या होता है ये हमने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ पी आई वी रेटिंग ऑफ ए डायोड इज। पहले तो पी आई वी का फुल फॉर्म मुझे बता दो कि पी आई वी का फुल फॉर्म क्या होगा। तो यहाँ पे पी आई वी का मैं फुल फॉर्म लिख दे रहा हूँ, है ना। पी आई वी पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज। अब चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। डायोड की पीआईवी रेटिंग का मान क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं कि द्वितीयक वोल्टता अधिक का अधिकतम मान, ठीक है, प्राइमरी वोल्टता का अधिकतम मान, द्वितीयक वोल्टता का न्यूनतम मान और प्राथमिक वोल्टता का न्यूनतम मान। देखिए, अब ये जो डाटा है पीक इनवर्स वोल्टेज, ये डाटा आप लोग कहाँ पे पढ़े होंगे, ये पीक इनवर्स वोल्टेज वाला डाटा कहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे, तो जब आप लोग रेक्टिफायर पढ़े होंगे, वहीं पे आपने देखा होगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर का पीक इनवर्स वोल्टेज कितना है, फुल वेव रेक्टिफायर का कितना है, फिर ब्रिज वाले का कितना है, फिर सेंटर टाइप का कितना है। ये डाटा आपने वहां पे देखा होगा, या इसका नाम वहीं पे सुना होगा, पीक इनवर्स वोल्टेज कितना है, ठीक है। तो ये पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, एक तरह से ये कहिए कि जो हमारी आउटपुट साइड होती है, जो हमारी आउटपुट साइड होती है, तो सर्किट के आउटपुट साइड के वोल्टेज को हम लोग मेजर करते हैं, या आउटपुट साइड के वोल्टेज को कंसीडर करते हैं, और ये कंसीडर करते हैं कि मैक्सिमम कितना तक का वोल्टेज है, या मैक्सिमम कितना वोल्टेज हमें दे रहा है। उस वोल्टेज को ही हम लोग क्या कहते हैं, उसी वोल्टेज को हम लोग कहते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है। तो जैसे कि पीक इनवर्स वोल्टेज सेंटर टैप्ड के लिए कितना रहता है, सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर के लिए, सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर के लिए पीक इनवर्स वोल्टेज का मान कितना होता है, रेक्टिफायर सेंटर टैप्ड के लिए 2V होता है, ठीक है, 2V होता है। और ब्रिज रेक्टिफायर के लिए कितना होता है भाई,
ब्रिज रेक्टिफायर के लिए पीक इनवर्स वोल्टेज का मान कितना होता है? रेक्टिफायर कहाँ चला जा रहा है यार? हाँ, केवल V होता है, ठीक है, पी आई वी का मान, ये यहाँ पे भी लिख लीजिए पी आई वी का मान, ठीक है ना। तो ये कौन से वोल्टेज है? ये आउटपुट साइड का वोल्टेज, आउटपुट साइड का वोल्टेज, तो इसको क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि सर ये सेकेंडरी साइड का वोल्टेज है। और कौन सा वोल्टेज है? मिनिमम वोल्टेज की मैक्सिमम वोल्टेज? मैक्सिमम वोल्टेज है सर। कौन सा वोल्टेज है सर? मैक्सिमम वोल्टेज। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी साइड का मैक्सिमम वोल्टेज जो होता है वही होता है हमारा पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है। और पीआईवी का फुल फॉर्म तो हमने आपके सामने लिख ही दिया है, ठीक है। और दो डाटा हमने यहाँ पे भी आपको दे दिया है, एक सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर का पीक इनवर्स वोल्टेज पीआईवी का मान कितना होता है, और एक ब्रिज रेक्टिफायर का पीआईवी का मान कितना होता है, ये भी हमने आपको नोट करा दिया, ठीक है। तो जो डाटा मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा आप लोग साथ में नोट भी करते जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन पी टाइप सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ होल्स इन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक पी प्रकार के अर्धचालक में व्यक्तियों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या से होती है। देखिए यहाँ पे बात किया है किसकी भाई? पी टाइप सेमीकंडक्टर की, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है भाई? इसमें होल्स की संख्या, इसमें होल्स की संख्या अधिक होती है। इसमें होल्स की संख्या अधिक होती है, तभी तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग लिखते हैं कि इसमें होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर में होते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट में ऐसे भी लिख सकता हूँ कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में, पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। एवं इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, ठीक है। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हो गया। एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए क्या हो जाएगा भाई? एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए नोट कर लीजिए, यहाँ पे जो होल्स होगा, होल्स, होल्स क्या होगा भाई? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, माइनॉरिटी, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? हिंदी में कहते हैं अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक। माइनॉरिटी को अल्पसंख्यक चार्ज कैरियर कहेंगे, ठीक है, आवेशवाहक। और मेजॉरिटी की चार्ज कैरियर को क्या कहेंगे भाई? बहुसंख्यक, बहुसंख्यक आवेशवाहक, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में होता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में होता है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे क्या पूछा है कि पी प्रकार के अर्धचालक में होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कैसी होती है भाई? तो होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होती है। ये बात समझने में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक बात हमें यहाँ पे और बता दीजिए कि जो पी टाइप के सेमीकंडक्टर है, पी टाइप के सेमीकंडक्टर में किस प्रकार के हम लोग किस प्रकार की अशुद्धि मिलाते हैं? तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर में हम लोग कौन सी अशुद्धि मिलाते हैं भाई? देख लीजिए कि इसमें त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी तत्व की अशुद्धि मिलाई जाती है, ठीक है, अशुद्धि मिलाई जाती है। और इसमें एन टाइप में, एन टाइप में पंच संयोजी, पंच संयोजी वाले
जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट्स की अशुद्धि मिलाई जाती है। की अशुद्धि मिलाई जाती है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलिए अब पंच संयोजी कौन कौन से हैं तो वो भी मैं लिख दे रहा हूँ दो चार। यहाँ पे हो गया आपका नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आपका आर्सेनिक हो गया, फिर आपका एंटीमनी हो गया, ठीक है, ये आपके पंच संयोजी हैं। और त्रिसंयोजी कौन कौन से हो जाएंगे भाई, ये हो जाएगा आपका बोरान, फिर मैं इधर लिख दे रहा हूँ, अरे हाँ इधर मैं लिख दे रहा हूँ बोरान, एल्युमिनियम, फिर आपका गैलियम हो जाएगा, फिर आपका आईएन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके पांच त्रिसंयोजी, ये हो जाएंगे आपके त्रिसंयोजी, ठीक है। तो देखिए आपने क्वेश्चन तो देखा केवल एक ही, केवल एक क्वेश्चन आपने देखा, लेकिन इसी क्वेश्चन से अटैच जो भी इंफॉर्मेशन है मैं सारा इंफॉर्मेशन आपको साथ में देते चल रहा हूँ। यहाँ से कई सारी चीजें तैयार हो रही हैं आपको आपके, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टनल डायोड में टनलिंग की घटना किस व्यवहार पर आधारित होती है। टनल डायोड में टनलिंग की घटना किस व्यवहार पर आधारित होती है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात कि टनल डायोड की इसने बात किया, तो टनल डायोड का सिंबल सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कि टनल डायोड का सिंबल कैसा है। टनल डायोड का सिंबल कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये कौन सा डायोड है भाई, ये है आपका टनल डायोड, टनल डायोड, करेक्ट बात इतना। ये कौन सा डायोड है मेरे भाई, ये है आपका टनल डायोड, इधर पॉजिटिव ये निगेटिव कर सकते हैं, या फिर इधर पी टाइप लिख सकते हैं, इधर एन टाइप लिख सकते हैं। अच्छा टनल डायोड में क्या खास बात होती है, ये दो तीन पॉइंट है, नोट कर लीजिए कि यह डायोड या इस डायोड में, अरे यार ज्यादा ही हो रहा है, चलिए इस डायोड में डोपिंग बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो क्या डोपिंग केवल किसी एक में किया जाता है, पी टाइप की या केवल पी टाइप या एन टाइप में किया जाता है, नहीं सर, दोनों में। जो एक एक हमें डायोड बनाने के लिए कितने अर्धचालक की जरूरत पड़ेगी, एक डायोड बनाने के लिए दो अर्धचालक की जरूरत है हमें, तो दोनों अर्धचालक में इसमें डोपिंग, हाईली डोपिंग किया जाता है। कौन सा कैसा किया जाता है भाई, हाईली डोप्ड होता है इसमें जो हमारा सेमीकंडक्टर यूज होता है, ठीक है। अच्छा ये बात तो हमने लिख दिया। दूसरी बात यहाँ पे ये नोट करने लायक है कि इसमें टनल डायोड में एक अलग से हमें करेक्टर देखने को मिलता है निगेटिव रेजिस्टेंस का। कौन सा करेक्टर देखने को मिलता है भाई, निगेटिव रेजिस्टेंस, ठीक है। तो लिख लीजिए कि इस डायोड में निगेटिव रेजिस्टिविटी की प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि निगेटिव रेजिस्टिविटी देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छा इसमें बात क्या है इसने कि इन द टनल डायोड द टनलिंग फिनोमिना इज बेस्ड ऑन, टनलिंग फिनोमिना ये क्या है, ये आपको समझना है कि टनलिंग फिनोमिना क्या है। बस यही बात आप समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो एक बात यहाँ पे तो समझ लीजिए कि जो टर्निंग फिनोमिना है ये बेस्ड होती है क्वांटम मैकेनिकल एनर्जी पे। किस पे भाई, क्वांटम मैकेनिकल कंडीशन या फिर क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर पे ये डिपेंड करता है, ठीक है, टनलिंग फिनोमिना। अब ये टनलिंग फिनोमिना क्या है इस बात को समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक कोई छोटा सा पार्टिकल है, एक छोटा सा कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल को आपने किसी एक हाईली एनर्जी वाले पार्टिकल में आपने उसको घुसा दिया, क्या किया भाई, पेनिट्रेट कर दिया या फिर उसमें घुसा दिया।
तो अब क्या होगा, वो जो आपका पार्टिकल है वो पार्टिकल भी एनर्जाइज्ड हो जाएगा, वो पार्टिकल भी एनर्जाइज्ड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एनर्जाइज्ड हो जाएगा। तो यही चीज होता है इसमें, जो हमारा टनल डायोड है, टनल डायोड के प्रक्रिया में या टनल डायोड के वर्किंग में यही चीज होने लगता है। क्या होने लगता है कि यहाँ पे ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये हो गया हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये दोनों सेमीकंडक्टर हो गए। अब चूंकि हमने आपसे बोला है कि ये जो हमारा सेमीकंडक्टर है, ये दोनों सेमीकंडक्टर हाईली डोप्ड होते हैं। क्या होते हैं भाई, ये हाईली डोप्ड होते हैं। हाईली डोप्ड होते हैं तो इससे क्या हमें फायदा होता है या फिर इससे क्या नुकसान होता है? इससे फायदा ये होता है कि जैसे हाईली डोप्ड इसको कर दिया जाएगा तो इतना ज्यादा इसमें एनर्जी भर जाती है कि इससे होल्स इस बैरियर को क्रॉस करके इधर जाने लगते हैं और इससे इलेक्ट्रॉन इस बैरियर को क्रॉस करके इधर आने लगते हैं। बात समझ में आई? हमने अभी आपको बताया ना कि जैसे कि एक कोई हाईली एनर्जी का पार्टिकल है, हाईली एनर्जी वाला कोई एक वस्तु है, उसमें एक छोटे से पार्टिकल को आप डालते हैं तो वो पार्टिकल भी एनर्जाइज्ड हो जाता है और ऑटोमेटिक उसमें काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व हो जाती है या डेवलप्ड हो जाती है और वो गति करना चाहता है। ठीक है, तो वैसे ही हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, जैसे यहाँ पे हैवीली डोप्ड हमने डोपिंग बहुत ज्यादा कर दिया, डोपिंग बहुत ज्यादा कर दिया, तो अब इसमें जो होल्स होंगे और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसमें काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा तो अब यहाँ पे लीकेज के कारण, इसमें डिफ्यूजन के कारण ही करंट फ्लो होने लगता है इस डायोड में। ठीक है, और इसी डिफ्यूजन की वजह से जैसे ये थोड़ा सा भी संपर्क में आता है किसी भी एनर्जी सोर्स के, किसी भी एनर्जी सोर्स के ये थोड़ा सा संपर्क में आता है तो पहली बार में, मतलब कि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, स्टार्टिंग के समय इसमें जो ग्राफ है, इसके जो वोल्टेज और करंट का ग्राफ है, वो ग्राफ कुछ इस तरीके का एकदम तेजी से बढ़ता है, कुछ इस तरीके का एकदम तेजी से बढ़ता है और इसके बाद ये फिर थोड़ा सा स्लो होके फिर ऐसे ये जाने लगता है। ठीक है, फिर इसके बाद एक कांस्टेंट करंट फ्लो होने लगती है इसमें। ठीक है ना, ये होता है हमारा टनल डायोड का वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। और इसमें जो टनलिंग फिनोमिना है वो किस वजह से होती है, वो होती है हमारी क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर की वजह से, क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर की वजह से। ठीक है, टनल डायोड के बारे में आपने दो चीज सीखा, एक कि इसमें डोपिंग बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, दूसरा चीज ये कि इसमें निगेटिव रेजिस्टिविटी देखने को मिलती है। निगेटिव रेजिस्टिविटी आपको कहाँ पे देखने को मिली? ये निगेटिव रेजिस्टिविटी आपको यहाँ पे देखने को मिली कि शुरू में ये बढ़ा तो, लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद आप यदि वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो अब आपकी करंट क्या है हो रही है भाई, करंट आपकी घट रही है, आपकी करंट घट रही है, इसके बाद फिर ये कांस्टेंट हो रही है। तो यहीं पे ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है, इस एरिया में आपको निगेटिव रेजिस्टिविटी देखने को मिल रहा है ना, रेजिस्टिविटी। तो यही प्रक्रिया केवल इसी डायोड में होती है, यही इसकी खास बात है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एट लार्ज फॉरवर्ड बायस टनल डायोड कंडक्ट ड्यू टू, बृहद अग्र बायस में सुरंग डायोड इसके कारण चालन करता है। किसके कारण चालन करता है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, किसके कारण चालन करता है। ठीक है, एवलांचे मल्टीप्लिकेशन इन द स्पेस चार्ज लेयर, स्पेस चार्ज लेयर में एवलांचे गुणन के कारण करता है, या फिर डिफ्यूजन ऑफ कैरियर अक्रॉस द स्पेस चार्ज लेयर, displacement current of the diffusion capacitance, tunneling of carrier across the forbidden energy, forbidden energy में क्या बोला है, forbidden ऊर्जा अंतराल के across। ठीक है, ये आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आपको हमने अभी कुछ देर पहले ही बताया है कि जो टनल डायोड है, टनल डायोड में करंट किस वजह से फ्लो होती है भाई, डिफ्यूजन के कारण। क्यों डिफ्यूजन? क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा भरी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने हाईली डोपिंग किया है, डोपिंग हमने हाईली किया है। तो इसमें जो हमारे जो इसमें कंडक्शन होता है या फिर जो इसमें करंट फ्लो होता है वो किस वजह से होता है, डिफ्यूजन ऑफ कैरियर।
जो भी हमारे चार्ज कैरियर हैं उस चार्ज कैरियर में डिफ्यूजन के कारण ही इसमें कंडक्शन होता है, ठीक है। चल, द इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट ऑफ फोटोडायोड इज मैक्सिमम व्हेन इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट ऑफ फोटोडायोड इज मैक्सिमम। कब मैक्सिमम होगा ये आपसे पूछा है कि आपके पास फोटोडायोड है। देखिए हिंदी भी पढ़ लीजिए कि फोटोडायोड का विद्युत निर्गत अधिकतम होगा जब एक, कब होगा, जब स्मॉल रिवर्स बायस एग्जिस्ट अक्रॉस इट, ठीक है। लार्ज रिवर्स बायस across it, small forward bias exists across it, small forward current flow through it irrespective of the bias। बायस प्रवाह किए बगैर लघु अग्र धारा इसमें से प्रवाहित होती है। लघु उत्क्रम क्या क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लीजिए थोड़ा सा। द इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट ऑफ फोटोडायोड इज मैक्सिमम व्हेन। अच्छा ये क्वेश्चन में बस इतना ही बोला है कि जो हमारा फोटोडायोड है, फोटोडायोड में हमें आउटपुट अधिकतम कब मिलेगा, कब अधिकतम आउटपुट मिलेगा ये आपसे पूछा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अब देख लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है कि लघु उत्क्रम बायस में मौजूद है या दीर्घ उत्क्रम बायस में मौजूद है या फिर स्मॉल बायस एग्जिस्ट अक्रॉस इट, स्मॉल रिवर्स बायस एग्जिस्ट अक्रॉस इट। हाँ अब देखिए यहाँ पे जो थोड़े ऑप्शन दिए हुए हैं ये थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ दे दिया है ना। लघु उत्क्रम बायस में, चलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें ऑप्शन सही नहीं दिए हुए हैं। देखिए ये दो ऑप्शन एक ही साथ मैच कर जा रहे हैं ना, नहीं ऑप्शन मैच नहीं किए तो ठीक 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 कोई बात नहीं, मैच नहीं किया तो फिर यहाँ पे ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। स्मॉल फॉरवर्ड बायस एग्जिस्ट अक्रॉस इट, जब फॉरवर्ड बायस में स्मॉल बायसिंग हम लोग करेंगे। फोटोडायोड, हमारा फोटोडायोड का सिंबल कैसा होगा, सॉरी सॉरी, ये होगा हमारा फोटोडायोड, ठीक है। फोटोडायोड में लाइट ऊपर से ऊपर से जब डायोड पे लाइट पड़ती है तब जाके हमारा फोटोडायोड ऑन होता है, ठीक है। तो जब हम लोग इस डायोड के क्रॉस स्मॉल बायसिंग मतलब स्मॉल फॉरवर्ड बायसिंग रखेंगे तो उस समय जो हमारा डायोड होगा वो डायोड आउटपुट मैक्सिमम देगा, ठीक है। उस समय डायोड क्या करेगा भाई, डायोड मैक्सिमम आउटपुट देगा। अरे भाई आप लोगों ने एमपीटी भी तो पढ़ा होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में आप लोगों ने देखा होगा कि सर्किट पे आपको मैक्सिमम पावर कब मिलता है, जब हमारा इनपुट साइड का वोल्टेज कितना हो जाए, 50% हो जाए, मतलब कि फुल से कितना हो जाए, कम ही हो जाए, तभी तो आपको आउटपुट पे आपको मैक्सिमम पावर मिलता है। तो हमें जो इनपुट साइड है उसमें वोल्टेज कितना रखना पड़ेगा, स्मॉल ही रखना पड़ेगा, तभी जाके हमें आउटपुट पे मैक्सिमम पावर मिलेगा, ठीक है ना। तो बस वही कंसेप्ट यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, आसानी से इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। व्हेन डायोड आर कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस, जब डायोड फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड हो तब, जब अर्धचालक अग्र बायस में, ये अग्र लिखा है देखो यहाँ पे आग्रह कर दिया है अग्र, चल प्रोड्यूस मोर रेजिस्टेंस, अधिक रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं, अपोज करंट, करंट का विरोध करते हैं, ठीक है, करंट पास धारा प्रवाहित करता है, प्रोड्यूस मोर वोल्टेज ड्रॉप, मोर वोल्टेज ड्रॉप तो प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये बात बिल्कुल गलत, ठीक है। यदि अधिक वोल्टेज ड्रॉप नहीं करेगा तो अधिक हमारा प्रतिरोध भी नहीं होगा, ये भी बात सही है। अब अपोज करंट, भाई जब हमने अग्र अभिनत में जोड़ा है, जब हमने फॉरवर्ड बायस में जोड़ा है, तो फॉरवर्ड बायस में जब हम लोग डायोड को जोड़ते हैं तो उस समय करंट आसानी से फ्लो हो जाती है। और यदि रिवर्स बायस में जोड़ते हैं तो उस समय जो हमारा डायोड है, डायोड के अंदर रेजिस्टेंस लगभग 1 मेगा ओम के बराबर हो जाता है, तो वहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कब, जब हमारा डायोड रिवर्स बायस में हो, और जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो उस समय रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है। इसका मतलब है कि उस समय करंट आसानी से पास कर जाएगी, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। टू मिक्स इम्प्योरिटी इन सेमीकंडक्टर मटेरियल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको,
किसी सेमीकंडक्टर में हम लोग इम्प्योरिटी मिला रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? अभी तक मैं जो जोर जोर से चिल्ला रहा था, बोल रहा था आपको, डोपिंग डोपिंग डोपिंग। भाई डोपिंग करना ही तो क्या कहलाता है? अशुद्धि को मिलाना कहलाता है। अशुद्धि को जब हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, मतलब शुद्ध अर्धचालक में, किसी 5 संयोजी या त्रिसंयोजी वाले एलिमेंट की अशुद्धि मिलाते हैं तो वो बन जाता है अशुद्ध सेमीकंडक्टर, अशुद्ध अर्धचालक। तो जो हम लोग ये प्रक्रिया कर रहे हैं, त्रिसंयोजी या 5 संयोजी वाले एलिमेंट को मिला रहे हैं शुद्ध सेमीकंडक्टर में, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? यही प्रक्रिया कहलाती है हमारी डोपिंग। ठीक है, तो यहाँ पे डोपिंग ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक पॉइंट यदि आप लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक रुक जाओ थोड़ा सा, मैं पेन और पतला कर लो, है ना। हाँ, अब लिखिए यहाँ पे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बाहर से अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? डोपिंग कहते हैं। ठीक है, मिक्सिंग किसी दो चीज को मिलाना हो गया। डिफ्यूजिंग, डिफ्यूजिंग तो हमने आपको बता दिया। रेडियोसिंग कम करना। चलो, और कुछ इसमें बताने लायक है नहीं? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। That material which resistance will change when the light impact on that surface, वह पदार्थ जिसका विद्युत प्रतिरोध प्रकाश पड़ने से बदलता है, वो क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? तो भाई वो फोटो इंडक्टिव कहलाएगा, है ना। जो जिस मटेरियल पे प्रकाश पड़ने पे उसमें कुछ प्रभाव बदलता है या उसका प्रतिरोध बदलता है, क्या बोला है कि वह पदार्थ जिसका विद्युत प्रतिरोध प्रकाश पड़ने से बदलता है, प्रकाश के पड़ने से उसका रेजिस्टेंस बदलता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उस वह जो मटेरियल है हमारा, वो मटेरियल फोटो इंडक्टिव है या फिर फोटो कंडक्टिव है, ऐसा कह सकते हैं। मतलब उसमें प्रकाश के पड़ने से उसका रेजिस्टेंस बदल रहा है, कम अधिक हो रहा है, तो फोटो इंडक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, फोटो इंडक्टिव या फोटो कंडक्टिव कहीं पे दिया होगा। हाँ देखो, ये तो ऑप्शन में दोनों दे दिया यार, फोटो कंडक्टिव और फोटो इंडक्टिव। फोटो इंडक्टिव और फोटो कंडक्टिव या ऑप्शन में आपको दोनों दे दिया है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? यहाँ पे फोटो कंडक्टिव और फोटो इंडक्टिव। अच्छा, इंडक्टिव की प्रक्रिया तो यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, ये फोटो कंडक्टिव बिल्कुल सही है, फोटो कंडक्टिव एकदम सही है। ठीक है भाई, देखिए कैसे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा डायोड है, ये हमारा डायोड है। ठीक है, ये हमारा फोटो डायोड है। अब इस फोटो डायोड पे प्रकाश इधर से पड़ रहा है, ये क्या है भाई? ये हमारी लाइट। फोटो डायोड है, इस पे जब प्रकाश पड़ रहा है इस फोटो डायोड पे, तो इसमें क्या बदल रहा है भाई? इसका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। रेजिस्टेंस विल चेंज, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है भाई कि ये जो हमारा फोटो डायोड है ये प्रकाश का चालन करने वाला है, या फोटो, या ऐसे कह सकते हैं कि इसमें प्रकाश आसानी से चल सकता है। ठीक है, तो ये फोटो कंडक्टिव हो गया ना, कंडक्शन की प्रक्रिया इसमें हो रही है। कंडक्शन की प्रक्रिया इसमें हो रहा है, तो इस वजह से इसको क्या कहेंगे? फोटो कंडक्टिव कहेंगे। अच्छा, फोटो इंडक्टिव कब कहेंगे? फोटो इंडक्टिव कब तब होगा जब यहाँ पे प्रकाश पड़ने से इधर कुछ अलग प्रक्रिया हो। जैसे यहाँ पे प्रकाश पड़ने लगे, इस पे प्रकाश पड़ने लगे, तो इधर क्या होने लगे? इधर या तो इलेक्ट्रिक या तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने लगे, ठीक है, या फिर हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगे, या फिर यहाँ पे हीट जनरेट होने लगे, तब उस समय हम लोग कहेंगे कि यह फोटो इंडक्टिव है। ठीक है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो ये कहेंगे कि ये फोटो कंडक्टिव है, इसमें प्रकाश का
चालन हो रहा है, ठीक है। चल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमीकंडक्टर मटेरियल, इसमें से कौन सा सेमीकंडक्टर मटेरियल है? तो ये तो आपको समझाना नहीं है, ये क्या है भाई, ये है आपका कंडक्टर, ये नंबर 3 का कंडक्टर है, ठीक है, नंबर 3 का बेस्ट कंडक्टर है। फर्स्ट बेस्ट कंडक्टर कौन सा है आपका भाई, सिल्वर है, इसके बाद फिर आपका आता है कॉपर, इसके बाद फिर आता है आपका एल्यूमिनियम, है ना। सबसे अच्छा चालक यही माना जाता है ना, सबसे अच्छा चालक, ठीक। तो यहाँ पे एल्युमिनियम का क्या हो गया भाई, आपका कंडक्टर हो गया। रबर क्या हो गया, रबर तो आपका हो गया इंसुलेटर, इंसुलेटर हो गया, ठीक है। और फास्फोरस क्या है भाई, फास्फोरस भी आपका हो जाएगा, फास्फोरस भी आपका हो जाएगा, ये तो सेमीकंडक्टर में आना चाहिए नहीं, ये सिलिकॉन क्या हो जाएगा, ये 5 संयोजी वाला है ना, ये 5 संयोजी वाला एलिमेंट है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर कौन सा है, ये है आपका सेमीकंडक्टर, ये है आपका अर्धचालक, ठीक है। नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सब क्या है भाई, वो सब 5 संयोजी वाले तत्व हैं। इसमें अर्धचालक आपका केवल सिलिकॉन है। और कौन कौन से अर्धचालक है ये भी लिख लीजिए, यहाँ पे देखिए, अर्धचालक में आपका आ जाता है सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, जर्मेनियम, फिर आपका आ जाता है एसएन, फिर आपका आ जाता है लेड, ठीक है। ये आपके क्या है भाई, ये चारों हैं अर्धचालक, ये चारों क्या हैं भाई, ये हैं आपके अर्धचालक, ठीक है। चल, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पोटेंशियल बैरियर एग्जिस्ट अक्रॉस पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन के अक्रॉस पोटेंशियल बैरियर एग्जिस्ट करता है, किस लिए, उस पोटेंशियल बैरियर का क्या काम होता है। ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने कि अल्पसंख्यक वाहकों के प्रवाह को रोकता है, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं उन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के प्रवाह को रोकता है, या फिर बहुसंख्यक वाहकों के प्रवाह को रोकता है, या फिर छिद्रों और इलेक्ट्रॉनिक के पूर्ण संयोजन को रोकता है, ठीक है, या फिर प्रिवेंट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एक्सेप्टर एंड डोनर आयन। तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको एक फिगर बना के दिखा रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाए इस बात को, ठीक है। मैं यहाँ पे फिगर बना दे रहा हूँ, ये हो गया हमारा पी टाइप का सेमीकंडक्टर और ये हो गया हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे बना दिया है फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस, हाँ चलो फॉरवर्ड बायस हमने बना दिया है, हमने क्या बना दिया है यहाँ पे, फॉरवर्ड बायस का कनेक्शन बना दिया, प्लस माइनस हो गया। अब यहाँ से हमारी जो करंट है वो करंट कुछ इस तरीके से फ्लो हो रही है, ठीक है, कुछ इस तरीके से फ्लो हो रही है करंट। आपसे बोला है कि पोटेंशियल बैरियर पीएन जंक्शन के क्रॉस जो एग्जिस्ट करता है उसका काम क्या होता है। तो पीएन, ये पोटेंशियल बैरियर एग्जिस्ट कहाँ पे करता है, देखिए इसके, ये हमारा पी टाइप का सेमीकंडक्टर है और ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे अलग 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 जो चार्ज कैरियर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, जो इस तरीके से एक लेयर बन जाती है, तो यहीं पे एक ऐसा पोटेंशियल बैरियर बन जाता है, ठीक है। यहीं पे एक हमारा क्या बन जाता है, विभव प्राचीर बन जाता है, विभव प्राचीर बन जाता है, या फिर इसी को कहने लगते हैं हम लोग पोटेंशियल बैरियर कहने लगते हैं, ठीक है। तो इसका मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम यही होता है कि इसमें जो होल्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का रिकॉम्बिनेशन ना हो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा होल्स और यहाँ पे दिख रहा होगा आपका इलेक्ट्रॉन, इन दोनों का आपस में रिकॉम्बिनेशन ना हो, यही रोकने का काम करता है हमारा पोटेंशियल बैरियर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन कहीं पे आया है क्या, यस आया तो है।
प्रिवेंट टोटल रिकम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो होल्स और इलेक्ट्रॉन के रिकम्बिनेशन को रोकने के लिए या रिकम्बिनेशन से रक्षा करने के लिए ही हमारा पोटेंशियल बैरियर होता है। ठीक है, तो ये मेन काम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता हुआ दिख रहा होगा। एलईडी इज पावर रेटेड इन, एलईडी का पावर किस में होता है भाई? ये मिलीवॉट में होता है। ये बहुत कम मिलीवॉट की होती है। तो इसी बहुत कम वाट की होती है, इसीलिए इनका रेटिंग जनरली हम लोग मिली वॉट में कर देते हैं। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मुझे लग रहा है थोड़ा सा रिपीट हो चुका है। नहीं, ठीक, चलिए। जर्मेनियम कैन बी मेड एन एन टाइप सेमीकंडक्टर ऑन डोपिंग इट विथ, जर्मेनियम को निम्नलिखित में से किसे मिलाकर एन प्रकार का अर्धचालक बनाया जा सकता है? हमने अभी आपको बताया कि अर्धचालक हमारे कौन कौन से हैं। अर्धचालक है एक सिलिकॉन, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, और कौन है भाई? और आपका एसएन है, और आपका एक लेड है, और एक कार्बन भी कार्बन को भी कह सकते हैं अर्धचालक, कार्बन। ठीक है, ये क्या है भाई? ये है हमारे अर्धचालक, अर्धचालक है। अरे भाई, ये अर्धचालक। ठीक है, चल। अब इसने बोला है कि इस अर्धचालक में क्या मिलाएं, किस तरह की अशुद्धि मिलाएं कि हमें एन टाइप का सेमीकंडक्टर मिल जाए। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि इसी अर्धचालक में जब जब इन सभी अर्धचालक में पंच संयोजी वाले तत्व, जैसे कि आपका नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, नपअस, सब भी को मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, वाले तत्व को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है, ऐसा लिख लो। अरे यार, को अशुद्धि के रूप में लाया जाता है। तो एन टाइप का अर्धचालक बनता है, एन टाइप का अर्धचालक बनता है। ठीक है ना? अच्छा, और जब इसी अर्धचालकों में अशुद्धि के रूप में हम लोग क्या मिला दें, जब इन्हीं अर्धचालकों में हम लोग अशुद्धि के रूप में मिला दें आपका बोरान, या फिर एल्यूमिनियम मिला दें, ठीक है, या फिर हम मिला दें गैलियम, या फिर मिला दें इंडियम, ठीक है, या फिर Tl मिला दें, तो अब जो हमारा सेमीकंडक्टर बनेगा वो कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा? पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या बोला है? यहाँ पे बोला है कि हमें बनाना है एन प्रकार का अर्धचालक। तो एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए देख लीजिए, इन्हीं में से कोई एक होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फास्फोरस दिया हुआ है ना, फास्फोरस बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फास्फोरस यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। The electron from n side of the junction combine with the holes from p side due to, की वजह से जंक्शन के किस तरफ के इलेक्ट्रॉन को किस तरफ के होल से मिलाया जा सकता है।
देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये लिख लीजिए इसको एन तरफ के, ठीक है, यहाँ पे इसको लिख लीजिए एन। एन तरफ के इलेक्ट्रॉन को पी तरफ के होल्स में मिलाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन को पी तरफ के, यहाँ पे लिख लीजिए पी, ठीक है ना, पी तरफ के होल्स में मिलाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड ऑफ जंक्शन कंबाइन विथ द होल्स फ्रॉम पी साइड ड्यू टू, किस वजह से मिलाया जा सकता है? अभी आपने पढ़ा और अभी आपने पीछे ही देखा है कि एक रिकम्बिनेशन की प्रक्रिया हो रही थी। कौन सी प्रक्रिया हो रही थी भाई? रिकम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन में क्या हो रहे थे? रिकम्बिनेशन वाले में क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में मिल रहे थे, ठीक है। तो इससे रोकने के लिए हमने क्या लगाया था? इससे रोकने के लिए हमने बनाया था, या जो हमारा डायोड है, डायोड में क्या रहता है? पोटेंशियल बैरियर होता है। इसे रोकने के लिए क्या होता है? पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर होता है, ठीक है। चलिए, अब एक बोला है आपका मर्जिंग। मर्जिंग क्या होता है भाई? मर्जिंग होता है किसी एक बड़े से चीज में किसी एक छोटे चीज को मर्ज कर देना, ठीक है, या दो चीजों को आपस में मर्ज करा देना। और मर्ज कराने का मतलब ये होता है कि किसी एक वस्तु का अस्तित्व खत्म हो जाता है, किसी एक वस्तु का अस्तित्व खत्म हो जाता है, तो वो चीज हो जाता है हमारा मर्जिंग, ठीक है। और एक दिया हुआ आपका ड्रिफ्टिंग, और लास्ट में दिया हुआ है आपका डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, ठीक है। तो डिफ्यूजन वाले प्रक्रिया में आपने देखा था, डिफ्यूजन में आपने देखा था कि जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एन टाइप का सेमीकंडक्टर है, इसमें बिना किसी बाह्य सोर्स के, बिना किसी बाह्य सोर्स के बाहर से हम लोग कोई भी एनर्जी सोर्स या कोई भी काइनेटिक एनर्जी इसमें नहीं दे रहे हैं। बिना किसी बाह्य सोर्स के जब हमारा होल्स पी सेमीकंडक्टर से एन सेमीकंडक्टर में चला जाए, और जब इधर से इलेक्ट्रॉन पी टाइप के सेमीकंडक्टर में आ जाए, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? यही प्रक्रिया कहलाती है डिफ्यूजन। यही तो कहलाता है विसरण, डिफ्यूजन, ठीक है, यही कहलाता है डिफ्यूजन। और क्वेश्चन में बोला भी है कि की वजह से जंक्शन के एन तरफ के इलेक्ट्रॉन पी तरफ के होल्स में मिल जाते हैं। तो जब इधर के एन टाइप के सेमीकंडक्टर जो है, एन टाइप के सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन आके पी टाइप के सेमीकंडक्टर में मिल जाए, तो ये किस वजह से होता है? यह होता है हमारा डिफ्यूजन की वजह से। रिकम्बिनेशन में क्या होता है? रिकम्बिनेशन में ये होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा ये गलत बना दिया है कि मतलब इसमें हमने होल्स को भी दिखा दिया है। यहाँ पे डिफ्यूजन में इलेक्ट्रॉन ही इधर से इधर की तरफ जाते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ही एन टाइप के सेमीकंडक्टर से निकल के पी टाइप के सेमीकंडक्टर में जाके मिल जाते हैं, ठीक है। और जो रिकम्बिनेशन है, रिकम्बिनेशन में इधर से होल्स भी जाएगा और इधर से इलेक्ट्रॉन भी जाएगा, ठीक है ना। तो वो प्रक्रिया होती है रिकम्बिनेशन की। वो इसी चीज को रोकने के लिए हमारा पोटेंशियल बैरियर होता है कि इधर का होल्स इधर ना जाए और इधर का इलेक्ट्रॉन इधर ना जाए, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी कि डिफ्यूजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन है वो पी टाइप के होल्स में जाके मिल जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन जर्मेनियम इज, जर्मेनियम में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? जर्मेनियम में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो हमने अभी आपको बताया है कि जो जर्मेनियम है या फिर सिलिकॉन है, देख लीजिए यहाँ पे एक बार फिर से नोट कर लीजिए। सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया या कार्बन हो गया, है? या फिर आपका जर्मेनियम हो, ठीक है, या फिर आपका एसएन हो, या फिर आपका लेड हो, लेड या पीवी। अरे यार ये क्या हो जा रहा है? पीवी। इन सभी की संयोजकता कितनी होती है? इन सभी की इन सभी के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है?
इन सभी का संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है 4। कितने होते हैं भाई? 4। ठीक। और जहाँ पे मैं आपको बताया हूँ, अब जो कोर्स वाले बच्चे हैं वो लोग इस बात को समझ जाएंगे आसानी से कि किसी भी एलिमेंट के बाहरी कक्षा में या किसी भी एलिमेंट के संयोजी इलेक्ट्रॉन को देख के वो आसानी से पता लगा लेगा कि यह सेमीकंडक्टर है या कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है। चलिए मैं इस चीज को थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूँ। एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि जिस एलिमेंट के बाहरी कक्षा में, जिस एलिमेंट के बाहरी कक्षा में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन, एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो वह, वो नहीं मत लिखो, वह लिख लो, वह तत्व या वह एलिमेंट क्या होता है भाई? चालक होता है, चालक होता है। ठीक है। और जिसके बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो? जिसके बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो तो वह क्या होता है? वह अर्धचालक होता है। और जिसमें 5, 6, 7 हो तो वो अक्सर अक्सर क्या बन जाता है भाई? कुचालक बन जाता है। ठीक है। तो आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन को देख के भी आसानी से पता लगा सकते हैं कि यह जो है, यह एलिमेंट जो है वो कंडक्टर है या सेमीकंडक्टर है या फिर इंसुलेटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक एलईडी एमिट लाइट। एलईडी लाइट किस बैसिंग में डोनेट करती है, प्रोवाइड करती है या डिलीवर करती है? तो एलईडी जो है वो फॉरवर्ड बैच में लाइट डिलीवर करती है। ठीक है ना? किस बैच में भाई? फॉरवर्ड बैच में। बात समझ में आ गई। और जो हमारा जिनर डायोड है, जिनर डायोड किस में काम करता है? जिनर डायोड रिवर्स बैच में काम करता है। ये तो हमने आपको ऑलरेडी बता ही रखा है। The effect of reverse biasing on diode is, डायोड पर पक्ष बासित होने का प्रभाव क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा इसका फिगर एक बार देख लीजिए। इस फिगर को देखेंगे तो फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है। फिगर को देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी आसानी से। यहाँ पे लिख लीजिए P और यहाँ पे लिख लीजिए N। इसने बोला है रिवर्स बायसिंग की बात किया ना भाई, रिवर्स बायसिंग की यदि बात किया है तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर को हम लोग बैटरी के नेगेटिव सिरे से और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को हम लोग बैटरी के पॉजिटिव सिरे से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा कनेक्शन भाई? ये हो गया हमारा रिवर्स बायसिंग कनेक्शन। रिवर्स बायसिंग। ठीक है। चल अब देखिए, यदि हम लोग बायसिंग रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्स बायसिंग कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा देखिए, यहाँ पे जब रिवर्स बायसिंग करते हैं हम लोग तो इसमें जो हमारा पोटेंशियल बैरियर है वो पोटेंशियल बैरियर क्या होने लगता है भाई? पोटेंशियल बैरियर बढ़ने लगता है। पोटेंशियल बैरियर बढ़ने लगता, पोटेंशियल बैरियर बढ़ने लगता है। इससे क्या होता है भाई? इसी की वजह से, इसी की वजह से जो हमारा डिप्लेशन लेयर है, डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई भी बढ़ने लगती है, चौड़ाई भी बढ़ने लगती है। ठीक है ना? तो रिवर्स बायसिंग में दो चीज होता है, दो घटनाएं होती है। कौन कौन सी? एक घटना तो ये होती है कि इसका पोटेंशियल बैरियर बढ़ने लगता है। दूसरी घटना ये होती है कि जो इसकी डिप्लेशन लेयर है, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ने लगती है। ठीक है, रिवर्स बायसिंग में। और फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा? फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा मेरे भाई? जब बात हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग की करेंगे तो फॉरवर्ड बायसिंग में नोट कर लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, फॉरवर्ड बायसिंग में, फॉरवर्ड बायसिंग, जो हमारी फॉरवर्ड बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग में
यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर होगी वो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बहुत पतली हो जाती है, तो यहाँ पे लिख लीजिए डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बहुत पतली होती है या चौड़ाई घट जाती है, ऐसे लिख लो, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई घट जाती है, ठीक है ना। और पोटेंशियल बैरियर भी घट जाता है, पोटेंशियल पोटेंशियल बैरियर भी घट जाता है, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर भी घट जाता है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि डायोड का पश्च बायसिस मतलब कि रिवर्स बायसिंग में क्या प्रभाव होगा। रिवर्स बायसिंग में आपको अब क्वेश्चन देख के समझ में आ जा रहा होगा कि क्या प्रभाव होगा, इतना तो अब समझाना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है ना। डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ने का मतलब क्या है भाई, ये बात समझ में आ रही है। डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ने का मतलब ये है, यहाँ देखिए ये इसमें देखिए ये चौड़ाई बढ़ रही है ना, ये चौड़ाई बढ़ी तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ से जो आवेश वाहक थे, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर के होल्स था और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन है, इनके आवाजा मतलब आगमन और जाने में, या फिर ये कहिए कि इनके रास्ते में एक अवरोध उत्पन्न हो जाता है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है जिससे इनका चालन बहुत कम हो जाता है, इनका कंडक्शन बहुत कम हो जाता है। तो आप सभी जानते भी है कि रिवर्स बायसिंग में करंट बहुत कम फ्लो करती है ना। और यही जब डिप्लेशन लेयर हमारा पतला हो जाता है, फॉरवर्ड बायस में जब ये पतला हो जाता है तो इसमें आसानी से जो हमारा आवेश वाहक है वो आसानी से इस जंक्शन को पार कर जाता है और करंट भी आसानी से फ्लो होने लगती है, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखेंगे कि जो हमारा रिवर्स बायसिंग का कंडीशन है, रिवर्स बायसिंग की कंडीशन में हम लोग करते क्या हैं, सबसे पहले तो हम लोग ये करते हैं रिवर्स बायसिंग के लिए कि जो हमारा पी टाइप का सेमीकंडक्टर है उसको बैटरी के एन टर्मिनल के साथ सॉरी नेगेटिव टर्मिनल के साथ और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव सिरे के साथ जोड़ते हैं, तो ये फिनोमेना बने हमारा रिवर्स बायसिंग का। और इसमें जैसे ही हमने रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट किया अपने डायोड को, तो उसकी डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाएगी, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ेगी, तो अब इसमें जो आवेश वाहक है वो आवेश वाहक आसानी से जंक्शन को पार नहीं कर पाएंगे, जिससे जो हमारा पोटेंशियल बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर का भी वैल्यू बढ़ने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। और यदि हम लोग बात करेंगे फॉरवर्ड बायस की, तो फॉरवर्ड बायस में भी डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई घटने लगेगी, डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई यदि घटेगी तो जो हमारा पोटेंशियल बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर का मान भी घटने लगेगा, ठीक है ना। चल देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब शुद्ध अर्धचालक गर्म किया जाता है तो देखो भाई जो हमारा चालक है, यहाँ पे एक दो पॉइंट नोट करते जाइए कि चालक को गर्म करने पर चालक को, भाई ये पेन उतना अच्छा चल नहीं रहा है यार, रुको मैं थोड़ा सा इस पेन की साइज बढ़ा, हाँ लिखो यहाँ पे चालक को गर्म करने पर उसके प्रतिरोध का मान, के प्रतिरोध का मान बढ़ता है, बढ़ता है, इसलिए इसे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसलिए यह इसलिए यह पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक है। कौन, चालक। लेकिन अर्धचालक को गर्म करने पर, अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध घटने लगता है, उसका प्रतिरोध घटने लगता है, इसका प्रतिरोध घटने लगता है, इसलिए यह निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का होता है, इसलिए यह निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, निगेटिव
टेम्परेचर कोफिशिएंट का होता है। ठीक है, ये समझ लेना, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। चालक जो है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, जो हमारा अर्धचालक है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। यहाँ पे बात क्या है, इसने शुद्ध अर्धचालक की शुद्ध अर्धचालक मतलब कि इसमें हमने कोई भी अभी अशुद्धि नहीं मिलाई है। यह हमारा जो कार्बन है या सिलिकॉन है या फिर जर्मेनियम है या फिर लेड है, इसमें हमने कोई भी किसी भी संयोजी वाले तत्व की हमने अशुद्धि नहीं मिलाई। जैसे 5 संयोजी या 3 संयोजी वाले तत्व की अशुद्धि अभी तक नहीं मिलाई है, इसीलिए हमने इसको बोला है शुद्ध अर्धचालक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इसी को कहते हैं। ठीक है ना। तो इस अर्धचालक का यदि इस अर्धचालक को हम लोग गर्म करते हैं तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका प्रतिरोध जो है घटने लगेगा। इसका प्रतिरोध क्या होगा भाई, इसका प्रतिरोध घटने लगेगा। यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द बैरियर पोटेंशियल ऑफ सिलिकॉन जंक्शन इज, सिलिकॉन जंक्शन का बैरियर पोटेंशियल कितना होता है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि जो हमारा सिलिकॉन है, सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल, सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल होता है आपका 0.7 वोल्ट। और जर्मेनियम का कितना होता है उसको भी नोट कर लीजिए साथ में। जर्मेनियम का पोटेंशियल बैरियर होता है आपका 0.3 वोल्ट। ठीक है, 0.3 वोल्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।